नमस्ते बच्चों, ये तुम्हारा है लेक्चर नंबर 3 क्लास 11 के लिए। क्लास 10 पे हमने डायमेंशंस पढ़े थे, डायमेंशन पढ़ना शुरू किया था, तो डायमेंशन में अब आगे समझोगे तुम। यानी 12th क्लास की जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशन हम डिस्कस करने वाले हैं। 11th की प्लस 12th जो भी तुम्हें फिजिक्स में पढ़नी है उन सभी के डायमेंशन में एक प्रैक्टिस होनी चाहिए तुम्हारी कि यूनिट को कैसे डायमेंशन से लिंक कर सकते हैं। यूनिट पता है अगर तो तुम डायमेंशन भी निकाल सकते हो, और इवन यूनिट की बजाय हम बोले ज़्यादा सही बोले तो फार्मूला, अगर तुम्हें उस क्वांटिटी का फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है तो तुम उसकी डायमेंशन निकाल सकते हो। ये कैसे होगा वो तुम्हें समझना है। तो लास्ट टाइम पे मैंने तुम्हें सिखाया था कि रिलेटिव वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, इन सबके डायमेंशन सेम होती है। जो कंपटीशन में क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं कि इस क्वांटिटी की डायमेंशन इसके बराबर हो सकती है, इसके बराबर नहीं हो सकती है, इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। कौन कौन सी क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम है, ऐसे। तो उस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ी एलिमेंट्री नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले 11 में जो काइनेमेटिक्स हैं, काइनेमेटिक्स पार्ट से जो डायमेंशंस आती हैं उसमें तुम्हें मोमेंटम की डायमेंशन हमने डिस्कस की थी, शायद नहीं की थी, तो मोमेंटम P = mv क्वांटिटी को हमने डिस्कस किया था। तो फॉर्मूला अगर तुम्हें पता है तुम डायमेंशन निकाल सकते हैं, m/L/t-1। फिर इम्पल्स की बात करें अगर हम, तो इम्पल्स को हम यहीं पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिंक हो जाता है न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और उसके बेसिस पर हम एक फॉर्मूला लिख पाते हैं कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है, फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 आ जाता है, तो F = ΔP/ΔT हो जाता है। यहाँ से अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखते हैं तो हमें मिलता है F∆T = ΔP, यानी ये फॉर्मूला मिलता है फोर्स का प्रोडक्ट टाइम इंटरवल के साथ ही किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम। इसको हम नाम देते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ये कहती है यानी कि ये क्वांटिटी जो आ गई हमारे पास F∆T, इट इज नथिंग बट इम्पल्स I। और फिर हम ये जानते हैं कि किसी क्वांटिटी की डायमेंशन और उसमें चेंज की डायमेंशन सेम है। तो जब किसी क्वांटिटी की डायमेंशन और उसमें चेंज की डायमेंशन सेम है तो डेल्टा P की डायमेंशन और P की डायमेंशन सेम है, इसलिए इम्पल्स की डायमेंशन भी क्या होंगी, जो कि F∆T के बराबर है, तो इसकी डायमेंशन भी होगी mL/t-1। तो इम्पल्स और मोमेंटम डायमेंशन दोनों सेम। और क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो वर्क, एनर्जी एंड पावर आता है। तो वर्क, एनर्जी एंड पावर में वर्क और एनर्जी क्योंकि इक्विवेलेंट है, तो वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट होने की वजह से हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सबके डायमेंशन सेम, और वो वर्क के इक्विवेलेंट। वर्क और एनर्जी दोनों की डायमेंशन तुम चाहे हाफ mv² से निकालो चाहे mgs से निकालो, ये मिलने वाली तुम्हें mL/t-2। पावर की डायमेंशन डिफरेंट होंगी, तो पावर की डायमेंशन क्या हो जाएंगी तो हम देखेंगे। पावर की डायमेंशन में ये होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर की हम 4 डेफिनेशन यूज करते हैं 11th क्लास में। रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी W/T, अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ P के लिए W/T, तो यहाँ से जो डायमेंशन बन के आती है मेरे पास वो आती है mL/t-3। दूसरी तरह से मैं डिफाइन कर सकता हूँ रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है पावर का, जो 11th में सबसे ज़्यादा काम आता है, वो है P = वेक्टर जब पढ़ लोगे F.V, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। अगर तुम यहाँ से भी डायमेंशन निकालोगे तो वही मिलने वाले तुम्हें mL/t-3।
अब चाहिए इलेक्ट्रिक पावर हो चाहे मैकेनिकल पावर हो। इलेक्ट्रिकल पावर से अगर तुम जाते हो डायमेंशन निकालने, तो इलेक्ट्रिकल पावर P होती है वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट VI, जिसके और भी फॉर्मूले हैं अलग अलग फॉर्मेट में, I स्क्वायर R, जहाँ पे R रेजिस्टेंस होता है, I करंट होती है, और तीसरा फॉर्मेट मिलता है V स्क्वायर बाय R। ये तीनों ही फॉर्मेट से तुम अगर डायमेंशन निकालोगे तो सेम मिलने वाली है जो यहाँ पावर की है, ml/t-3। हालांकि यहाँ एम्पियर इंट्रोड्यूस होगा, पर तुम देखोगे उसका कैंसलेशन हो जाएगा, तो डायमेंशन यही मिलेगी ml/t-3। वेरीफाई करने के लिए मैं तुम्हें कैलकुलेशन करके बताता हूँ। जैसे मान लो P = VI से मुझे कैलकुलेट करना है, तो ये जो V है, हर फिजिकल क्वांटिटी की हमें एक इमेज पता होनी चाहिए। क्या पोटेंशियल वर्ड तुमने सुना है पहले? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है। पोटेंशियल वर्ड जो हम जनरल टर्म्स में यूज करते हैं बोलचाल की भाषा में, हम बोलते हैं क्या तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। पोटेंशियल यानी उस वर्क को करने की एबिलिटी, क्या वो एबिलिटी तुम्हारे अंदर है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। अब पोटेंशियल, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम सब्सक्राइब लगा देते हैं V में G, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी किसी यूनिट मास में वर्क करने की एबिलिटी। और जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम सब्सक्राइब लगा देते हैं E, कैपिटल E भी लगा देते हैं। पर अंडरस्टूड है, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ज्यादातर उसको सिंपली V से दिखाते हैं, ये अंडरस्टूड मान लेते हैं। तो जो भी पोटेंशियल है वो यूनिट में वर्क करने की एबिलिटी, यूनिट चार्ज में वर्क करने की एबिलिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यूनिट मास में वर्क करने की एबिलिटी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बट व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल खुद के कारण होता है या सराउंडिंग्स के कारण होता है? तो पोटेंशियल कभी भी खुद के कारण नहीं होता, पोटेंशियल सराउंडिंग के कारण। तुम एक सिंपल सा एग्जांपल याद रख सकते हो। तुमने देखा कहीं पर दो लोग लड़ रहे थे, आसपास भीड़ जमा हो गई, और उन दो लोग में एक जो था वो कमजोर मरियल सा था, दूसरा हट्टा कट्टा तगड़ा था। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो हट्टा कट्टा तगड़ा है वो नहीं डरेगा, मरियल वाला जो है कमजोर सा उसको डरना चाहिए। पर जो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन था वो एक्सपेक्टेशन से अपोजिट था। वहां जो दिख रहा था तुम्हें, वो दिख रहा था कि वो जो हट्टा कट्टा था वो तो डर रहा था, और जो कमजोर था वो शेर बन रहा था वहां पर। तो रीजन मे बी उसके पास जेब में कोई हथियार हो जिसके कारण उसका पोटेंशियल बढ़ गया, या ये भी हो सकता है तुमने जब पूछा कि ये डर क्यों रहा है, इसको एक हाथ लगाएगा तो ये तो धराशायी हो जाएगा, तो तुम्हें जवाब मिला कि ये जो है मोहल्ला जो है वो किसका है, उस मरियल वाले का मोहल्ला है जिसमें लड़ाई चल रही है। तो अपनी गली का तो कुत्ता भी शेर होता है। तो ये पॉइंट पोटेंशियल किसकी वजह से है? सराउंडिंग्स की वजह से। पोटेंशियल जनरली सराउंडिंग्स की वजह से। तो पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूँ तो W/Q ये हो गया, और फिर तुम करंट जानते हो, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी I की जगह हो गया Q/T, तो तुम देख रहे हो Q कैंसिल हो गया, तो वो जो चौथी डायमेंशन आई थी वो खत्म हो गई, W/T वापस से बन गया था, एंड W/T इज नथिंग बट ml/t-3। दिस इज पावर, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो इसके बाद और भी जो कुछ क्वांटिटीज हैं उनको हम देखेंगे। वर्क एनर्जी पावर में लास्ट जो टॉपिक आता था कॉलिजन, जिसमें तुम पढ़ते हो इलास्टिक कॉलिजन, इनइलास्टिक कॉलिजन। जितने भी न्यूक्लियर पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो कॉलिजन होता है वो इलास्टिक कॉलिजन होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच टक्कर होगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन वगैरह के बीच टक्कर होगी, तो परफेक्टली इलास्टिक होती है। क्या होता है डिटेल तो आगे पढ़ेंगे हम। यहाँ पर समझना है कि कई बार तुमसे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वहाँ पर एक यूज होता है, स्मॉल ई सिंबल, उसकी डायमेंशन पूछ लेते हैं। तो मान लो मैंने किसी बॉल को फर्श पे गिराया, फर्श से उसकी टक्कर हुई, क्या बॉल वापस उस हाइट तक उछल पाएगी, सेम हाइट तक जितनी हाइट से गिराया था? अगर उस हाइट तक उछल जाती है इसका मतलब एनर्जी रिमेन कंजर्व, वो आइडियल सिचुएशन है। प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में ऐसा नहीं होता कि वो सेम हाइट तक उछल जाए, तो वो उससे थोड़ा कम उछलती है। कम उछलती है उसका कारण ये होता है कि जब वो टक्कर हुई उस टाइम पर कुछ एनर्जी हीट और साउंड में कन्वर्ट हो गई, तो वापस बाकी की पूरी एनर्जी उसको नहीं मिल पाई, इसलिए वो कुछ नीचे रह जाती। तो कितनी एनर्जी उसमें कंटेन कर पाएगी डिपेंड कर रहा है जो बॉल के मटेरियल का नेचर है और जिससे वो टक्कर कर रही है उसका जो नेचर है, इन दोनों के नेचर पर डिपेंड कर रहा है कि वो कितने हार्ड है। जितने ज़्यादा इलास्टिक होंगे वो,
उतना ही ज़्यादा एनर्जी कंजर्व रहेगी। जैसे हम ये मान के चलते हैं कि अर्थ पे अवेलेबल सब्सटेंसेस में मोस्ट इलास्टिक सब्सटेंस जो है वो है क्वार्ट्ज। अगर बॉल भी क्वार्ट्ज की बनी हो या हाथी दांत की बनी हो, हाथी दांत भी जो है बहुत हार्ड सब्सटेंस माना जाता है, तो क्वार्ट्ज या हाथी दांत की बनी है बॉल और फर्श भी हाथी दांत का है, तब ये संभावना है कि ऑलमोस्ट उसी हाइट तक बॉल उछल जाएगी, लगभग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। पर अदरवाइज अलग अलग सब्सटेंसेस की सिचुएशन में अलग अलग अमाउंट की एनर्जी उसमें वो सस्टेन कर पाती है, और उसके लिए हम एक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और उसको दिखाते हैं स्मॉल ई से। अब ये इंट्रोड्यूस कहाँ होगा, तुम एक लॉ पढ़ोगे, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ, तुम देखोगे कि 11th क्लास के हर चैप्टर में कहीं ना कहीं कैसे न कैसे न्यूटन का नाम आ जाए, न्यूटन का कंट्रीब्यूशन उसमें है, हर जगह न्यूटन का नाम आ जाएगा। तो ये जो लॉ पढ़ोगे तुम, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ, तो वो जो लॉ है वो कुछ इस तरह से है कि अगर हमने बॉल को छोड़ा, सर्टेन हाइट एस से छोड़ा, तो वो कुछ वेलोसिटी गेन करती है, जैसा काइनेमेटिक्स में तुम सीखते हो, अंडर रूट ऑफ 2gh, हाइट एस से गिराने पर, रेस से गिराने पर अंडर रूट ऑफ 2gh इतनी वेलोसिटी वो गेन करती है। फिर वो जब वापस जाएगी उछल कर वापस जाएगी, तो मान लो वो हाइट h डैश तक जा रही है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं दो इक्वेशन लिख सकता हूँ। एक तो लिख सकता हूँ इनिशियल वेलोसिटी टकराने से जस्ट पहले की वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 2gh, और टकराने के जस्ट बाद वेलोसिटी उसको लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 2gh डैश। थर्ड इक्वेशन से दोनों मिलती हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh लगता है, एक बार माइनस 2gh लगता है। तो अगर दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में हो तब तो हम लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिसेशन, दूर जाने की। अगर इन दोनों का रेशियो हम लेते हैं तो न्यूटन ने बताया E इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस v अपॉन u, क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पर है और वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो रही है, तो ये सिचुएशन है। तो E इक्वल टू माइनस v बाय u, और E हो गया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो अब तुमसे पूछते हैं E की डायमेंशन बताओ, तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर तुम्हें पता है ये रेशियो है वेलोसिटी ऑफ रिसेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का, तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिलने वाला है, और कुछ नहीं मिलने वाला। तो और एक होगी मुट्ठी यहाँ पे, देखो इधर आगे यहाँ पे लाओ, अगली बार से टाइम पे आओगे तो एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये तुमने लिख लिया, ये डायमेंशनलेस है। वर्क एनर्जी पावर में ये क्वांटिटीज हमें मिलती है। वर्क एनर्जी पावर के बाद, अच्छा उससे पहले एनएलएम में जो है वो हमने देख लिया, एक तो लीनियर मोमेंटम, एक इम्पल्स, ये सब आएंगे क्वांटिटीज। इससे आगे चलते हैं हम तो रोटेशनल डायनामिक्स मिलता है, और रोटेशनल डायनामिक्स में जो क्वांटिटीज हैं, जैसे सर्कुलर मोशन की क्वांटिटीज में वेलोसिटी वगैरह ही रहेंगी, तो वो फैमिलियर क्वांटिटीज हैं जो तुम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो। सर्कुलर मोशन को भी लिंक किया जाता है वहाँ पे। तो मैं सीधे आ रहा हूँ रोटेशनल क्वांटिटीज पर, एंगुलर क्वांटिटीज पर। कई तरह के क्वेश्चन उसमें बनते हैं। एंगुलर क्वांटिटीज में स्टार्टिंग अगर हम करें तो सबसे पहले क्वांटिटी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसके बारे में लास्ट लेक्चर में एंड में मैंने तुम्हें समझाया था। अगर ये स्मॉल है तो वेक्टर है, और अगर ये लार्ज है तो स्केलर है। तो एंगुलर अगर डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूँ तो डेफिनेटली ये स्मॉल होगा। डी थीटा से मैं इसे दिखा सकता हूँ। अब मैं चाहे डी थीटा से दिखाऊं या एंगुलर डिस्टेंस थीटा से दिखाऊं, ये होगा एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो इसकी डायमेंशन अगर तुम निकालोगे तो क्या मिलेगी, डायमेंशनलेस, m0 l0 t0, ये इसकी डायमेंशन। इसके बारे में जो खास बात है कि है डायमेंशनलेस पर यूनिटलेस नहीं है। ये अकेली ऐसी क्वांटिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर, ठीक है, एंगल और सॉलिड एंगल, ये दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जो डायमेंशनलेस है पर यूनिटलेस नहीं है। इसकी यूनिट है, ऐसा यूनिट होती है रेडियन। यानी जब भी तुम्हें फॉर्मूले में रखना है तो तुम्हें वैल्यू को रखना होगा रेडियन में। तुम अगर डिग्री में रखोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो
फॉर्मूले में रखना है तो ऐसा यूनिट रेडियन में रखोगे, और रेडियन और डिग्री का रिलेशन तुम्हें सीधे सीधे आना चाहिए। हमें पता है अगर ये सर्कल की बात करें तो पूरा सर्कल जो एंगल बनाता है वो होता है 2 पाई रेडियन, एंड 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से हम पाई की वैल्यू 22/7 रखकर ये भी बता सकते हैं कि 1 डिग्री में कितने रेडियन, तो वो कैलकुलेशन हम कर सकते हैं जरूर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद अगर हम इसमें चेंज होने की रेट को कंसिडर करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम दिखाते हैं ओमेगा से, एंड इट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर क्वांटिटीज में ये है एंगुलर वेलोसिटी। आगे जैसे जैसे हम जाते जाएंगे हमें मैक्सिमम शॉर्ट फॉर्म्स को प्रैक्टिस करना है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ये होगा थीटा अपॉन टी, अगर सिंपल वे में बोलें। पर अगर एवरेज वैल्यू लेते हैं तो एवरेज वैल्यू लेते हैं तो हम ऐसे दिखाते हैं डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन एंगल अपॉन चेंज इन टाइम। और अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेते हैं तो कंडीशन लग जाती है। क्या कंडीशन लग जाएगी? लिमिट लगा देंगे। लिमिट, ये जो टाइम इंटरवल है वो छोटा होते 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 जीरो की तरफ जा रहा है। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। और इसको हम दिखाएंगे डिफरेंशियल फॉर्मेट में, कैलकुलस पढ़ेंगे अभी आगे, डी थीटा अपॉन डी टी ऐसे लिखा जाता है। अभी तुम्हें मानना है सिर्फ ऐसे लिखा जाता है। तो इसकी जो डायमेंशन है तुम यहाँ से देख सकते हो, थीटा इज डायमेंशनलेस, सो डी थीटा इज आल्सो डायमेंशनलेस। तो इसकी डायमेंशन होगी खाली टाइम ऊपर जाकर माइनस में बनेगा m0 l0 t माइनस 1, ये डायमेंशन। अब इसमें जो कंफ्यूजन होता है फ्रीक्वेंसी के साथ। तुम्हें पता है टाइम पीरियड अगर मैं बोलता हूँ तो टाइम पीरियड को कैपिटल टी से दिखाते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन कैपिटल टी। तो टाइम पीरियड की डायमेंशन वही होती है m0 l0 t, t की डायमेंशन के बराबर। और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके लिए 3 अलग अलग सिंबल है, न्यू से भी दिखाते हैं, स्मॉल f से भी दिखाते हैं, कभी कभी n से भी दिखाते हैं। ऑल 3 सिंबल्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। तो फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, जिसकी डायमेंशन सेम होंगी m0 l0 t माइनस 1, वही जो एंगुलर वेलोसिटी की है। तो कई बार कंफ्यूजन होता है एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच, क्योंकि यूनिट भी देखोगे तो यूनिट 2 तरह से लिखी जाएगी। अगर इसकी यूनिट की बात करूंगा एंगुलर वेलोसिटी, तो इसकी प्रॉपर यूनिट है एंगल को नापा रेडियन में, तो रेडियन पर सेकंड है। तो तुम्हें इससे पहचानना है कि एंगुलर वेलोसिटी है। और अगर यूनिट में है पर सेकंड ओनली, या हर्ट्ज भी बोलते हैं पर सेकंड को, जो हर्ट्ज साइंटिस्ट उसके नाम पर यह यूनिट है। और कई बार फ्रीक्वेंसी को नापते हैं आरपीएम में, आरपीएम यानी रिवोल्यूशन पर मिनट। कई बार नापते हैं आरपीएस में, रिवोल्यूशन पर सेकंड। 1 मिनट में जो रिवोल्यूशन है, आरपीएम जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है, हालांकि आरपीएस हर्ट्ज के इक्विवेलेंट है। कई बार इसको बोलते हैं सीपीएस, साइकिल्स पर सेकंड, एंड दैट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू हर्ट्ज। तो आरपीएम में अगर कोई चीज है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे एसआई में। तो ये ध्यान रखना है तुम्हें, इन दोनों में डिस्टिंक्शन, अंतर क्लियर होना चाहिए, और यूनिट से हम पहचान पाते हैं। कई बार एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल के यूज करते हैं, टर्म यूज करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की जगह एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब भी एंगुलर वेलोसिटी होता है, और सिर्फ फ्रीक्वेंसी का मतलब लीनियर फ्रीक्वेंसी होता है। लीनियर फ्रीक्वेंसी का मतलब ये जो न्यू एफ या एन से हम दिखा रहे हैं। दोनों में रिलेशन तुम्हें क्लियर होना चाहिए। दोनों में रिलेशन होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n, दिस इज द रिलेशन। और इसी को आगे तुम अगर एक्सटेंड करो, n और t का रिलेशन इसमें साथ में जोड़ दो, 2 पाई बाय t, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय t। तो इनको आपस में रिलेट करना आना चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी हमने पढ़ा, फिर अगली क्वांटिटी पे आए तो एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का जो स्टैंडर्ड नोटेशन है हमारे पास वो है अल्फा। अगली क्वांटिटी एंगुलर एक्सेलरेशन। अब तुम देखोगे मैंने सिर्फ 3 वर्ड लिख के डॉट लगा दिया, अंडरस्टूड है। सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं, तो ए एन जी का मतलब एंगुलर, और इसका जो सिंबल है वो है अल्फा। अल्फा
एंगुलर एक्सेलरेशन। तो नेचुरल है, क्या होगा, इसके लिए भी सिमिलर नोटेशन चलेंगे। अगर मैं इसको दिखाऊं ओमेगा अपॉन टी से, ठीक है, ये कोई वैल्यू रफली रिप्रेजेंट किया हमने, यूनिट हो गई इसकी रेडियन पर सेकेंड, और पर सेकेंड और लग गया, यानी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि हम यूनिट के बेसिस पे सॉल्व कर लेते हैं कि गिवन यूनिट्स कौन कौन सी हैं और कौन सी यूनिट हमको कैलकुलेट करके निकालनी है, उसके हिसाब से उनको आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके हम रिजल्टेंट यूनिट तक पहुंच जाते हैं। फिर अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन की बात करूं तो ये होगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, इट बिकम्स एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। और फिर इसमें अगर मैं कंडीशन लगा देता हूँ, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। और अगर तुम इसकी डायमेंशन निकालोगे, इसको हम बोलेंगे डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा की डायमेंशन वही होती है जो ओमेगा की होती है, यानी टी माइनस 1, और नीचे से टी और आ गया, तो टोटल जो डायमेंशन बनी वो बनी m0 l0 t माइनस 2। तो तुमसे पूछेंगे क्या एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन लीनियर एक्सेलरेशन के बराबर होगी? जवाब है नहीं, वहां तो lt माइनस 2 आता है, यहाँ तो खाली t माइनस 2, तो अंतर आ गया दोनों में। जब तुम आगे पढ़ते हो सर्कुलर मोशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, यानी एक तो ये वाला एक्सेलरेशन है जो तुमने पढ़ा है a इक्वल टू dv बाई dt, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दूसरा तुमने अल्फा से इंट्रोड्यूस हुए तुम, और तीसरा होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम दिखाते हैं रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, रेडियल डायरेक्शन में काम करता है AR से या A सबस्क्रिप्ट C से, और ये होता है माइनस वी स्क्वायर बाई आर। माइनस इसलिए लगा देते हैं अगर डायरेक्शन हमें चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर। तो A इक्वल टू dv बाई dt, AR इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई आर कैप, एंड अल्फा j ओमेगा बाई dt। इन तीनों में से किसकी डायमेंशन सेम है? तो अगर तुम इसकी कैलकुलेट करोगे, L2t माइनस 2 स्क्वायर हो रहा है डिवाइडेड बाय L, यानी LT माइनस 2, इन दोनों की सेम है। लीनियर एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के डायमेंशन सेम है, पर एंगुलर एक्सेलरेशन की डिफरेंट है। इससे और आगे चलते हैं, अगर हम जैसे जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना चाहते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ में तुमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन में चेंज नहीं चाहता इनर्शिया की वजह से। तीन तरह के इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में उसी में बना रहना चाहता है, वो अपनी पोजीशन में चेंज नहीं चाहता, और उसके लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट में, जैसे ये पेन है, इसमें लीनियर मोशन प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स इज कॉज ऑफ लीनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। पर अगर मैं इसे घुमाना चाहता हूँ तो अभी फोर्स लगाने से काम नहीं चलेगा, अब मैं लगाऊंगा टॉर्क या कपल। तो नई जो क्वांटिटी आई वो क्या आई? टॉर्क और कपल। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो तुम्हें समझना है। टॉर्क को जनरली टॉ से दिखाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, और जो कपल है उसको दिखाते हैं सी से। पर कई जगह दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, तो तुम्हें ध्यान से समझना होगा इनके बीच का अंतर। ये जो टॉ होता है, जब हमने फोर्स लगाया और जो हिंज है जिस एक्सेस के अबाउट वो ऑब्जेक्ट रोटेट कर सकता है, उसे कुछ दूरी पर लगाया, जैसे दरवाजे के हैंडल पर। दरवाजा घूम सकता है सिर्फ हिंज के अबाउट। तो फोर्स को अगर तुम उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, जिसको बोलते हैं मोमेंट आर्म, उससे मल्टीप्लाई करो तो बनेगा टॉर्क। तो इसमें होता है सिर्फ एक फोर्स, सिंगल फोर्स। तो अगर दरवाजा तुम ऑपरेट कर रहे हो तो टॉर्क के कारण ऑपरेट होगा। पर कपल, जिसके लिए फॉर्मूला सेम है, कपल में दो फोर्स होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। मुझे इस पेन के ढक्कन को खोलना है तो मैं एक हाथ से नहीं खोल सकता, मुझे कपल लगाना पड़ेगा। अगर इसमें चूड़ियां हैं तो घुमाकर खुल जाएगा, अदरवाइज मुझे कपल के साथ साथ एक थ्रस्ट भी लगाना पड़ेगा इसको खींचकर खोलने के लिए। तो कपल में दो फोर्स होते हैं। ये पंखा घूम रहा है बिकॉज ऑफ कपल, टॉर्क से नहीं घूम सकता। दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस काम कर रहे हैं। डायमेंशन दोनों की सेम है, तो डायमेंशन दोनों की क्या हो जाएंगी?
ml t माइनस टू इसकी और इसकी डिस्टेंस ml टू t माइनस टू। तो तुम्हें यहाँ से समझना है टॉर्क, कपल, वर्क, एनर्जी सबके डायमेंशन सेम। वर्क की भी है, एनर्जी की भी है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यूनिट देखोगे तो न्यूटन मीटर, फोर्स को नापा न्यूटन में, डिस्टेंस को नापा मीटर में, न्यूटन मीटर इज द यूनिट फॉर टॉर्क, न्यूटन मीटर इज यूनिट आल्सो फॉर वर्क, एंड 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। न्यूटन मीटर इज नथिंग बट जूल, इसमें हम वर्क की एनर्जी को नाप सकते हैं। तो यूनिट की इक्विवेलेंस भी इससे हमें पता चले। तो टॉर्क को तुम्हें कैसे समझना है, फिजिकली तुम्हें टॉर्क को समझना है घुमाने वाला फोर्स, जो किसी चीज को घुमाएगा वो है टॉर्क या कपल। तो कपल और टॉर्क के बीच का अंतर तुम्हें पता है। फिर जब कोई ऑब्जेक्ट घूमेगा तो उसमें एक क्वांटिटी और आती है एंड इट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेटरी मोशन में लाना है तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी अपोज करती है दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। ज्यादा इनर्शिया, ज्यादा मास है तो ज्यादा इनर्शिया, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर घुमाना है तो जो क्वांटिटी अपोज करेगी दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पर डिपेंड करता है। एम आई से इसको दिखाते हैं, सिंबल है कैपिटल आई, फॉर्मूला बनता है एम के स्क्वायर। के को कहते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन, GYRATION, जायरेशन। कुछ लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं गायरेशन, इट इज नॉट गायरेशन, इट इज जायरेशन। अगर तुम्हें याद हो तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जायरोस्कोप, सुना है नाम कभी? जायरोस्कोप। जायरोस्कोप का नाम नहीं सुना तो क्या कार्टून करेक्टर जायरो का नाम सुना है जो मिकी डोनाल्ड में आता था? तो वो कार्टून करेक्टर जो जायरो था वो क्या करता था, कुछ मशीनरी बनाता था अंकल स्क्रूज के लिए। तो जायरोस्कोप एक डिवाइस होता है जिससे हम एरोप्लेन्स को स्टेबल करते हैं, शिप्स को स्टेबल करते हैं। शिप जब चल रहा है तो लहरों के थप्पड़े से ऐसे भी घूमेगा, डावाडोल होगा, ऐसे भी डावाडोल होगा। तो जायरोस्कोप एक इस तरह का डिवाइस होता है जिसमें जैसे तुम्हें कई की रिंग्स देखोगे, एक छल्ला रिंग, उसके अंदर दूसरी रिंग परपेंडिकुलर, फिर तीसरी रिंग कुछ अलग एक्सिस पर। तो अलग अलग एक्सिस पर इसमें रिंग्स होती हैं जिनको अलग अलग एक्सिस के अबाउट घुमाया जा सकता है। एक रिंग वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूमेगी, एक हॉरिजॉन्टल के अबाउट घूमेगी। और एक अगली क्वांटिटी जो हम पढ़ने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर ये बेस्ड है। तो जैसे हेलीकॉप्टर में एक पंखे से काम नहीं चलता, एक पंखा होगा तो हेलीकॉप्टर, खिलौने वाले हेलीकॉप्टर में तुम देख सकते हो वो उल्टा घूमना शुरू कर देगा हेलीकॉप्टर खुद। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लास्ट टर्म पे तुम्हें पढ़ाया कंजर्वेशन लॉस। अगर तुमने घर पे जाके एनसीईआरटी के पेज पलटे तो कुछ बातें समझ में आएंगी, नहीं पलटोगे तो कुछ कम समझ में आएंगी। तो तुम्हारे एफर्ट पर डिपेंड करता है। तो 2 पंखे चाहिए कम से कम हेलीकॉप्टर में, नहीं तो हेलीकॉप्टर उल्टी डायरेक्शन में घूमने लग जाएगा। टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम। तो सेम कंसेप्ट तुम जहाज के लिए लगाओ। एरोप्लेन भी जब उड़ता है तो उसकी स्थिति शिप जैसी होती है। हवा में कई करंट्स आती हैं, उसको थपेड़े लगते हैं, कभी इधर से डावाडोल होगा, कभी उधर से डावाडोल होगा। तो स्टेबलाइज कौन करेगा उसको? तो उसके बेस पर ये इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं हम, जायरोस्कोप, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे काम करते हैं। और उससे स्टेबलाइजेशन होता है। अगर कोई चीज़ स्टेबलाइज नहीं हो तो क्या बन जाएगा? वो वाइब्रेटर बन जाएगा। जैसे वाइब्रेटर में क्या होता है, जितने भी तरह के मसाजर आते हैं, मसाजर्स का काम करने का तरीका क्या है? उसमें एक एसेंट्रिक होता है। एसेंट्रिक मतलब कुछ मास अवे फ्रॉम द सेंटर अटैच कर देते हैं। अब वो कोई मास अवे फ्रॉम द सेंटर हो गया, उसको घुमा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उसमें वाइब्रेशंस पैदा होंगे। तो वापस पे आते हैं, इसकी डायमेंशन अगर मैं निकालूंगा तो ML2, दीज आर द डायमेंशन। और इसकी यूनिट होती है kg मीटर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा उसको घुमाना उतना ही मुश्किल हो। घुमाना मुश्किल होगा तो रोकना, अगर वो चल रही है तो सेम लॉजिक लागू हो रहा है, उसको रोकना भी मुश्किल होगा। आसानी से ना तो घूमेगी ना आसानी से रुकेगी। अब इसको ऐसे इंटरप्रेट करो, जो आसानी से घूमता नहीं है, जो आसानी से रुकता नहीं है, उसके मोशन में यूनिफॉर्मिटी ज्यादा होगी कि कम होगी? उसका मोशन यूनिफॉर्म होगा या कम यूनिफॉर्म होगा?
तो जो आसानी से मोशन में नहीं आएगा, जो आसानी से रुकेगा नहीं, यानी उसके मोशन में यूनिफॉर्मिटी ज्यादा होगी। तो साइकिल का जो स्पेशल डिजाइन है वो इसी पर बेस्ड है। साइकिल के पहिए को हम चाहते तो डिस्क बना सकते थे, डिस्क बनाते तो उसका मास बढ़ जाता, मास बढ़ जाता तो मोशन तो काफी यूनिफॉर्म हो जाता, पर मास बढ़ने की वजह से जो फ्रिक्शन म्यू mg लगता वो भी बढ़ जाता, तो हमारा एफर्ट बढ़ जाता। तो हमने उसमें इंटेलिजेंट डिजाइन उसका इस तरह से बनाया, इंटेलिजेंस लगाई कि मैक्सिमम मास कंसंट्रेट किया सर्कमफ्रेंस पे, मैक्सिमम मास सर्कमफ्रेंस पे कंसंट्रेट करके हमने कम मास के लिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा दिया। क्योंकि अगर ये k जो है, k तुम ऐसे मान सकते हो, k वो दूरी है जहां पर तुम सारा का सारा मास m कंसंट्रेटेड मान सकते हो। तो अगर k ज्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा फॉर ए गिवन मास, मास उतना ही है पर उस ऑब्जेक्ट को घुमाना और उसको रोकना मुश्किल है अगर k ज्यादा है। तो हमने क्या किया, स्ट्रक्चर लिया, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, स्पोक वाला डिजाइन बनाया, सारा का सारा मास कंसंट्रेट किया रिम पर। तो मैक्सिमम मास रिम पर कंसंट्रेट होने से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया फॉर द गिवन मास। मास नहीं बढ़ाना पड़ा, फ्रिक्शन नहीं बढ़ा, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, तो मोशन बिकम्स यूनिफॉर्म, मोशन में यूनिफॉर्मिटी आ गई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है मोशन को यूनिफॉर्म बनाने के लिए। तुम एक डिवाइस और पढ़ोगे, फ्लाईव्हील। अगर तुमने बजाज के स्कूटर को ध्यान से देखा हो तो जहां तुम किक लगाते हो वहां पे एक गोल चक्का घूमता है, साइड की फिंस में नजर आता है, किक लगाते हो गोल चक्का घूमता है, भारी सा पहिया। इस भारी पहिए को कहते हैं फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील का फंक्शन क्या होता है, हर तरह के 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन जो गाड़ियों में होते हैं, अगर तुम विज्ञापन देखोगे अखबार खोल के तो देखोगे मोटरसाइकिल में 4 स्ट्रोक इंजन भी आता है, 2 स्ट्रोक इंजन भी आता है, ऐसे स्टीम इंजन जो होता है। तो 4 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक में मतलब ये होता है कि उसमें जो पिस्टन है कितनी बार मूवमेंट ले रहा है, इस तरह का लिंक होता है उससे कि इसमें इनटेक, जब एक बार फ्यूल को लिया जा रहा है तो पिस्टन का मूवमेंट कितनी बार हो रहा है, कितने स्ट्रोक में पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो उसकी डिटेल तो आगे पढ़ोगे तुम। तो 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन में मोशन को यूनिफॉर्म बनाने के लिए, मान लो 4 स्ट्रोक इंजन है तो 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, एक स्ट्रोक में पावर मिलती है आउटपुट में, बाकी 3 स्ट्रोक आइडल होते हैं। तो मान लो किसी मोटरसाइकिल में 4 स्ट्रोक इंजन है तो उसको कैसे चलना चाहिए, जब पावर स्ट्रोक आएगा तो धक्का लग जाएगा, एकदम से भागेगी मोटरसाइकिल, और बाकी 3 आइडल स्ट्रोक के दौरान बहुत धीरे धीरे चलेगी, ऐसे चलना चाहिए। पर कोई भी इंजन ऐसे नहीं चलता। तुम देखते हो सारी गाड़ियां बिल्कुल यूनिफॉर्म चलती है, और उस मोशन को यूनिफॉर्म बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो हम उसमें इंजन के साथ एक भारी चक्का जोड़ते हैं, फ्लाईव्हील। ये वही है जो तुम बचपन में खेलते थे, एक गाड़ी थी ऐसी जिसको आगे की तरफ, पीछे नहीं, पुल बैक नहीं, आगे की तरफ 3-4 बार घिस दो पहिए को, अब वो मोशन में आ जाता। उसमें भारी सी चक्री होती थी, वो भारी चक्री होती थी फ्लाईव्हील। अब तो उसको छोड़ो तो वो अपने आप आगे चलती थी, मोशन यूनिफॉर्म। वो जो क्या है, फ्लाईव्हील क्या करता है, अपने पास एनर्जी स्टोर कर लेता है, किस फॉर्मेट में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कैसे, जैसे ये आई मैंने लिखा, तुम जानते हो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12mv² होता है। अब मैं सारी क्वांटिटीज को रोटेशनल क्वांटिटीज में बदल दूं तो ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी हो जाएगी, रोटेशनल। फिजिक्स बहुत आसान है, बहुत लिंक करके बहुत आसानी से तुम इसको समझ सकते हो। हाफ तो रहेगा ही, कांस्टेंट है। m का रोल रोटेशनल मोशन में कौन प्ले कर रहा है, I, तो I आ गया। v का रोल कौन प्ले करता है, ओमेगा, 12I ω² इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब तुम पता करके बताओ क्या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन और काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन सेम होगी या डिफरेंट होगी, जस्ट फाइंड आउट। ये तुम्हारे लिए एक्सरसाइज, बोर्ड पर तुम्हें नहीं देखना है, तुम्हें अपना इंडिविजुअल वर्क करके बताना है। और द डायमेंशंस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम एज दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी और डिफरेंट, तो तुम्हारा जो कंक्लूजन है वो क्या निकलना चाहिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, खाली बातों से काम नहीं चलेगा। जब तुम डायमेंशन की प्रैक्टिस करोगे तब परफेक्शन आएगा, तब तुम होशियार बनोगे। तुम देख रहे हो
हाफ डायमेंशनलेस आई की डायमेंशन ml2 एंड ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा होता है t-1 तो ओमेगा स्क्वायर t-2 सेम एज काइनेटिक एनर्जी ml2 t-2, तो दोनों के डायमेंशन सेम है, चाहे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी चाहे काइनेटिक एनर्जी। तो हमने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिमिलर फॉर्मूला सिमेट्री से मैं ऐसा लिख सकता हूं जैसे F होता है m a के बराबर, न्यूटन लॉ में तुम सीखते हो। F लीनियर मोशन वाला फोर्स है, घुमाने वाला फोर्स, टॉ होता है घुमाने वाला फोर्स, m के करस्पॉन्डिंग रोटेशनल क्वांटिटी I, a के करस्पॉन्डिंग अल्फा, तो एक नया एक्सप्रेशन आ गया, टॉ इक्वल टू आई अल्फा। जरूरत पड़ने पर डायमेंशनल एनालिसिस में हम इसकी मदद भी ले सकते हैं, टॉ इक्वल टू आई अल्फा। इसी तरह से हम एक और क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वांटिटी जो भी नंबर आ रहा है उस पर लिखोगे एंगुलर मोमेंटम। इसे तुम फैमिलियर हो, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऐसे कह सकते हैं इसको, तुम इस तरह से फैमिलियर हो, एक तो इसको L से दिखाते हैं या फिर दिखाते हैं J से, these are the symbols, and L equal to mvr, ये बोर की थ्योरी में तुमने पढ़ा है ऑलरेडी। ये हो गया लीनियर मोमेंटम और ये हो गई मोमेंट आर्म। जैसे टॉ बनाने के लिए क्या किया था, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म F इनटू R, वैसे mv इनटू मोमेंट आर्म। पर इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है उसी फॉर्मेट में, कैसे हो सकता है, हम जानते हैं P इक्वल टू mv, तो इससे अगर तुम लिंक करते हो तो क्या बनेगा, P की जगह तो हो गया L, M की जगह हो गया I और V की जगह ओमेगा। तुम चाहे इससे डायमेंशन निकालो चाहे इससे डायमेंशन निकालो, विल गेट द सेम डायमेंशन। क्या डायमेंशन मिलेगी, तुम्हें मिलेगा M LT-1 और L ML2 T-1। किसके इक्विवेलेंट है, याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आता है। अगर तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू, फैमिलियर हो, इसमें H को क्या कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अब तुम प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन निकालो, जब तुम्हें फॉर्मूला पता है तो डायमेंशन कैसे निकालते हैं, H इक्वल टू E बाय न्यू। E की डायमेंशन अगर तुम्हें रट गई हो ml2 T-2 और इसकी डायमेंशन है T-1, तो डायमेंशन क्या मिलेगी, तो तुम्हें याद रखना है प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम हैव सेम डायमेंशंस। तो हमने कुछ एंगुलर क्वांटिटीज से जान पहचान की और ये देखा कि फिजिक्स में कितनी सिमेट्री है, लीनियर क्वांटिटीज एंगुलर क्वांटिटीज। इसमें तुम कई तरह के सवाल भी कर सकते हो, जैसे तुम अगर ये जानना चाहते हो कोई घड़ी की सुई है चल रही है, सेकंड की सुई चल रही है, मिनट की सुई चल रही है, घंटे वाली सुई चल रही है, और वो कुछ एंगल कवर करती है कुछ टाइम में, उसकी एंगुलर वेलोसिटी तुम निकाल सकते हो, तुम अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो। तुम्हें पता है अर्थ को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 24 घंटे। तो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितनी हो गई, 2π/24। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर तो यूनिट बनेगी रेडियन पर आवर, तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। ऐसे तुम्हें पता है कि घंटे की सुई एक चक्कर लगाने में 12 घंटे लेती है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बनेगी 2π/12 रेडियन पर आवर, जिसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे सेकंड की सुई 60 सेकंड लेती है, तो 2π/60 रेडियन पर सेकंड। यूनिट और डायमेंशन में अगर तुम मास्टरी कर लेते हो तो एक्चुअल में पूरे सब्जेक्ट में मास्टरी हो जाती है। यही सारे फॉर्मूले हैं जो काम आने वाले। अब इससे आगे चलते हैं, हम ग्रेविटेशन पे चलते हैं। फर्स्ट बुक की लास्ट यूनिट, चैप्टर इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में क्या सिचुएशन है वो देखते हैं। ग्रेविटेशन में जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यूनिट डायमेंशन है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
कैपिटल जी की डायमेंशन तुम्हें निकालने आनी चाहिए, स्कूल के एग्जाम में भी पूछते हैं। तो फॉर्मूला हमें पता है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तरीका ये होता है, पहले फॉर्मूले से तुम कन्वर्ट करो जो अननोन क्वांटिटी है उसके फॉर्मेट में, g इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब तुम डायमेंशन लिखो, जैसे f की डायमेंशन तुमने लिखी, रट गई होगी, mlt माइनस 2। अब जैसे किसी चीज के लिए मैं बोल रहा हूँ रट गई होगी, अगर तुम्हें नहीं रट गई है तो ये एक्सपेक्टेड है कि तुम इसको रट लो। कैसे रटने में आएगी, जैसे जब लिखी तो उसको बोल लो, दोहरा लो, इतनी बार दोहराने में आ जाएगी कि रट जाएगी। R2 L2, फिर नीचे आ गया M तो M2, तो डायमेंशन क्या बनी, M2 ऊपर जाएगा, M का -1 और L की पावर 3 T -3। ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो तुमसे पूछा जाता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है। अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की, तो तुम फॉर्मूला जानते हो F इक्वल टू mg। तो g की डायमेंशन निकालोगे तो वही मिलेगी जो लीनियर एक्सेलरेशन की होती है, LT -2 यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं बात करता हूँ V सबस्क्रिप्ट G ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, तो थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था, बताओ क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मैंने बताया था पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बताया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी बताया। अगर तुम यहाँ पे बैठे हो तो तुम्हारा फोकस यहीं पर होना चाहिए पूरा, जो क्लास में बता रहे हैं कम से कम वो तुम्हें रिप्रोड्यूस करना आना चाहिए। इस पर डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन का लेवल क्या है, अदरवाइज पढ़ते जाओगे रिप्रोड्यूस कुछ नहीं कर पाओगे। एक बच्चा एक बार पढ़ता है, उसको हमेशा के लिए याद हो जाता है, दूसरा बच्चा उसी चीज को 6 बार तक घोड़ता रहता है, उसके बाद भी जब पूछो भूल जाता है। तो डिफरेंस क्यों आ रहा है, वो डिफरेंस खत्म करना है हमको। तो मैंने बताया पोटेंशियल के लिए इट इज वर्क डन पर यूनिट। अगर पर यूनिट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और पर यूनिट मास है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। Vg इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट मास। तो डायमेंशन जब मैं रखूंगा वर्क की ml टू t -2 अपॉन m, यानी क्या बना L टू t -2। क्या कुछ फैमिलियर लग रहा है? L टू t -2 किसी और क्वांटिटी की डायमेंशन सोच सकते हो? किसकी डायमेंशन इसके इक्विवेलेंट है, और कौन सी क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के इक्विवेलेंट है? मैंने अभी तक नहीं पढ़ाई है पर तुमने पढ़ रखी है। ऐसी कौन सी क्वांटिटी है? तो थर्मोडायनेमिक्स में चलते हैं थोड़ी सी देर के लिए। थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या होता है? स्पेसिफिक हीट होती है, और क्या होता है? लेटेंट हीट होती है। क्या तुम बता सकते हो स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट दोनों की डायमेंशन सेम होगी कि डिफरेंट होगी? तो हमें ये तय करने के लिए उनके फॉर्मूले आने चाहिए। फॉर्मूले हम जानते हैं, Q इक्वल टू, Q से हीट को दिखाते हैं mc डेल्टा T या ms डेल्टा थीटा। ये जो S है ये है स्पेसिफिक हीट। और अगर मैं बात करता हूँ Q इक्वल टू ml, तो इसमें L है लेटेंट हीट। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो, फोकस करो, तो इसमें टेम्परेचर की डायमेंशन आने वाली है, उसको हम खत्म नहीं कर सकते, जबकि इसमें टेम्परेचर नहीं है। यानी स्पेसिफिक हीट तो इसके बराबर नहीं हो सकती, पर दूसरे के चांसेस तुम्हें साफ साफ दिख रहे हैं, फॉर्मूले में सिमिलरिटी दिख रही है। अगर तुम L लेटेंट हीट की डायमेंशन निकालोगे, इट इज नथिंग बट Q बाय m एंड Q इज इक्वल टू W। तो लेटेंट हीट और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोथ हैज सेम डायमेंशन, तुम नोट कर सकते हो। लेटेंट हीट फिर दो तरह की होती है, लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, फ्यूजन। तो लेटेंट हीट और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दोनों के डायमेंशन सेम। इसके बाद आती है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, या ग्रेविटेशनल फील्ड भी कहते हैं उसको, आइदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल फील्ड।
वो क्या है वो हमें समझना है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उसको हम दिखाते हैं E सबस्क्रिप्ट G से, और ये होता है अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो माइनस GM/r²। हम इससे ये तय करते हैं कि किसी स्पेस में किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना इंटेंस है, कितना पावरफुल है। तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो वहां पर किसी मास को रखने पर उस पर लगने वाला फोर्स भी बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर तुम इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो तो डायमेंशन किससे कैलकुलेट करोगे? क्या G, M और r² की डायमेंशन लिखकर कैलकुलेट करोगे, या थोड़ा सा दिमाग लगाकर F/m लिख दोगे उसको? क्योंकि F क्या होता है? F होता है G बड़ा M छोटा m/r²। अगर तुम इसको लिखते हो तो तुम्हारी डायमेंशन फास्ट कैलकुलेट हो जाएगी, और उसमें डायमेंशन रखते हो तो तुम्हें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जैसे F/m लिखा हमें पता है mLT-2 डिवाइडेड बाय m, LT-2 किससे सिमेट्री आई? आने भी चाहिए, क्योंकि G भी क्या है? F/m, और EG भी क्या है? F/m। ये तरीका है। मतलब अगर हम चीज़ों को शॉर्ट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पूरी फिजिक्स को अगर तुम लिंक करके पढ़ोगे तो बहुत ही आसान, बहुत कम याद करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर मैं सिमेट्री से तुम्हें यहीं से ले जाऊँ इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लिंक कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, ये सारी क्वांटिटीज वहां पर लिंक हो जाएंगी। तो आज के लेक्चर में इतना काफी है। इसको मान लो कि तुम लेक्चर नंबर 3